स्वागत करता हूं सभी बच्चों का अपने चैनल प्रमुख टीचर में। बच्चों, ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसमें आपकी जो भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की। जो हम बोर्ड का पेपर सोल्व कर रहे हैं उसके कुछ हमारे क्वेश्चन शेष रह गए हैं, तो उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 तक हमने बच्चों पहले कर लिए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। और ये बच्चों हम पेपर जो सोल्व करा रहे हैं ये 2020 का पेपर है। इसका प्रश्न नंबर 25वां देखिए। ये कह रहा 7.8 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। देखो 5:8 इसमें हमको डिवाइड करना है ये। तो इस प्रकार का प्रश्न बच्चों, पहली बात तो ये 7.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ नाप के मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। मैं एक जनरल क्वेश्चन आपको करवाता हूँ कि कोई भी रेखा है, अगर उसको हमें किसी दिए गए अनुपात में बांटना है तो हम क्या करेंगे। तो उस सीन में देखेंगे हम। सपोज करिए जैसे ये रेखा हमने खींची एक, इस रेखा को हम नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। अब हमें इसको सपोज करिए 5:8 में बांटना है। मानने को आप इसको मान सकते हो कि ये 7.8 सेमी का एक रेखाखंड है, आप इसको मान सकते हो, क्योंकि मैं नाप के नहीं दिखा सकता यहाँ पे। आप जब इसको अपनी कॉपी में सोल्व करेंगे तो आपका बड़े ही आसानी से इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना, हमें किसी भी एक सिरे से, इस सिरे से या इस सिरे से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचनी है। सपोज करिए ये अंदाजे से हमें खींचना होता है। ये मैंने एक रेखाखंड ऐसे खींचा बच्चों, जो कि ये न्यून कोण बना रहा है। ये वाला जो कोण होना चाहिए ये न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा। इसके बीच में जो कोण आते हैं उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण बनाती हुई रेखा आपको खींचनी है। अब दूसरी बात, जिस अनुपात में आपको डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे 5:8 है ये, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 8 और 5 है ना, 13। तो 13 भाग इस लाइन पे हम 13 चाप लगाएंगे बराबर बराबर। पेंसिल और प्रकार लीजिए, यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और 13 चाप बराबर बराबर लगाने। जैसे मैं ये लगा रहा हूँ एक, फिर पेंसिल प्रकार की नोक यहाँ रखिए, पेंसिल की नोक से यहाँ चाप लगाइए, फिर से यही रिपीट करना है। यहाँ पे प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक यहाँ पे, ये चाप लगेगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको बढ़ा लीजिए और 10, 11, 12 और ये 13, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए आप x मान लो इसको। तो ये हमने 13 चाप लगा दिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला ये चाप है, ये जो यहाँ पे जिसने काटा है इस चाप ने इस लाइन को, ये जो लाइन है ax, इन चाप के आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे इसको हम मान लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12 और x13, ठीक है। ये हमने 13 तक मान लिए। अब ये x13 जो आया है इसको हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे बच्चों, ठीक है। ये जो x13 है इसको हमने b पॉइंट से मिला दिया। अब हमें क्या करना क्या है कि देखो यहाँ पे 5 और 8 में बांटना है, तो यहाँ से 5वां चाप गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इतना कोण बनाना है जितना ये यहाँ पे कोण बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात।
5:8 में बांटना है तो पांचवा चाप गिन लो, 1 2 3 4 5। पांचवें चाप पर यहाँ पर इस बिंदु पर आपको उतना ही कोण बनाना है जितना ये वाली लाइन इस रेखा के साथ बना रही है ये, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि हमें इस बिंदु से इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है। समांतर रेखा खींचोगे तो जितना कोण यहाँ पे बनेगा वो लाइन भी इस रेखा के साथ उतना ही कोण बनाएगी, ठीक है। अब उसको बनाने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, एक रैंडम ऐसे चाप लगा दी यहाँ पे ये, ठीक है। ये चाप चेंज नहीं करनी है। इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखिए और एक रैंडम चाप ऐसे लगाइए जैसे आपने वहां लगाई थी, ये हमने लगा दी। जैसे हमने यहाँ लगाई एक चाप, वैसे ही हमने एक चाप यहाँ पे लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इस चाप ने जहां पे इस रेखा को काटा है, इस वाली रेखा को, AX को, ये, ठीक है। और इस वाली चाप ने इस रेखा को यहाँ पे काटा है। अब हम यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल की नोक, ये ऐसे, ये दूरी बीच में ले लेंगे। यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पे पेंसिल की नोक, ये दूरी आप बीच में ले लो, इतनी दूरी, और इतनी दूरी पे यहाँ पे एक चाप ऐसे मारेंगे। मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पे यहाँ पे एक चाप काटना है। अब इस बिंदु से इस जो कटान बिंदु है, ये जो दोनों चापें यहाँ पे काट रही हैं, इसको इससे मिला दो ऐसे, ठीक है। थोड़ा आड़ा तिरछा हो सकता है क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ। तो अब जब आप एक्चुअल फिगर इसको देखेंगे, अभी क्योंकि मैंने हाथ से अंदाजे से बनाया है, तो ये जो रेखा है बच्चों, इसकी पूरी समांतर आएगी बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा इस पॉइंट से x5 से ये जो लाइन है AB, इसको यहाँ पे C पे मान लो काट दिया इसने, ये पॉइंट C है। तो अब हमारे पास ये जो रेखाखंड है AC और CB, ये बराबर बराबर बट गए। ये है बच्चों 5 और ये है 8, ठीक है। AC अनुपात CB जो है वो 5:8 में ये रेखाखंड डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो जो मैं कहना चाह रहा था शायद आप समझ गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो इस प्रकार कोई भी लाइन आए, कितनी भी लंबाई हो उसकी, उसको किन्हीं दिए गए अनुपात में बांटना होता है, तो हम इस तरीके का प्रयोग बच्चों करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। अब बच्चों इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, इसमें यहाँ पे दिया है, देखो, एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है, और इसी प्रकार इसमें दिया है कि 10 घंटे में वह 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न हम पहले भी बच्चों कर चुके हैं। सबसे पहले हमें इसमें धारा की चाल माननी पड़ेगी और उसके बाद हम नाव की चाल मानेंगे। दोनों की हमें अलग अलग चाल माननी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये सवाल सोल्व होगा। तो देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी प्रकार माना धारा की चाल, ये बच्चों हो गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब नाव की चाल और धारा की चाल हमने मान ली। अगर ये एक तरफ ही जाएंगी, एक ही दिशा में जाएंगी, तो इनकी चाल ऐड हो जाती है बच्चों। अगर ये विपरीत दिशा में जाती हैं एक दूसरे के, तो इनकी चाल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप घटा देंगे, तो है ना। तो यहां लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस y, दोनों जुड़ जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, x माइनस y
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमसे इसने कहा है, देखो ये कह रहा है कि एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। समय इसने दे रखा है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी अपॉन में समय। तो यहां से अगर समय निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये दूरी और समय निकालोगे तो चाल इसके नीचे आ जाएगी, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसने हमें समय दिया है ना, यहां लिख लोगे प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, इसने कहा है कि 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल, तो यहां लिखोगे धारा के प्रतिकूल जा रही है 35 किलोमीटर, यहां लिखोगे धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय कितना है भाई, दूरी अपॉन में चाल। दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर, और चाल कितनी है, प्रतिकूल चाल कितनी है, ये है देखो x माइनस वाई, तो यहां हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये अच्छा, धारा के अनुकूल भी जा रही है, ये कह रहा है धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है, तो यहां लिखोगे धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में लगा समय। फिर से वही हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा, यहां लिख देते हैं दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 55 किलोमीटर, चाल कितनी है, अनुकूल, यहां पे देखो अनुकूल है, तो अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस वाई, तो यहां पे कर दोगे x प्लस वाई, ये हो गया। ठीक है, अब कुल समय कितना है, ये जो समय है और ये समय मिलाकर के 10 घंटे है बच्चों, नहीं 12 घंटे, 10 नहीं 12 घंटे है ये। तो यहां लिखेंगे कुल समय कितना हो जाएगा, ये और ये जोड़ दो, है ना, और वो टोटल कितना आना चाहिए, 12 घंटे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 35 बटे x माइनस वाई प्लस 55 बटे x प्लस वाई बराबर 12। ये हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसी प्रकार द्वितीय शर्त के अनुसार, यहां पे देखो आप, यहां मैं लिख रहा हूं द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहा है उसने, इसने कहा है 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो यहां लिखेंगे 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 30, और प्रतिकूल चाल क्या है बच्चों, x माइनस वाई, तो इतना समय लगेगा। और इसने कहा है 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वो धारा के अनुकूल, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो यहां लिखेंगे 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल
जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये 44 बटे अनुकूल चाल कितनी है x प्लस वाई, तो इतना समय लगेगा। इसी प्रकार हमें दे रखा है इसने कुल समय, और वो है बच्चों 10 घंटे। ठीक है, तो इन दोनों समय को जोड़ेंगे हम तो 10 घंटे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 30 बटे एक्स माइनस बाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस बाई बराबर 10। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन आप देख लीजिए ढंग से, इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करके बच्चों x और y का मान निकालना है, वही हमारा इस प्रश्न का हल होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आप इतना इसको पहले नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। तो भाई ये इक्वेशन हमने यहाँ पर उतार ली है। अब इस प्रकार के इक्वेशन सोल्व करने के लिए बच्चों इसमें हमें 1/x माइनस बाई और 1/x प्लस बाई की जगह बच्चों कुछ मानना पड़ता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ लिखेंगे माना a बराबर 1/x माइनस बाई एंड b बराबर 1/x प्लस बाई। अब ये हमने मान लिया, तो अब हम इसमें रखेंगे, तो देखो समीकरण कैसे हो जाएंगे, परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, 35a प्लस 55b बराबर 12। ये समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार 30a प्लस 44b बराबर 10। अब इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके हम यहाँ से और ये काट देंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 15a प्लस 22b बराबर 10। तो ये 10 से इधर कट जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 15a प्लस 22b बराबर 5, समीकरण नंबर 4। अब देखो ये और ये इक्वेशन है, इसको हम किसी भी विधि से, जिससे आपकी इच्छा करें उस विधि से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें विलोपन विधि लगा सकते हैं, या आपका मन करे तो इसमें वज्रगुणन विधि का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम सोल्व कर देते हैं इसको। यहाँ से a का मान निकाल लो, 15a बराबर 5 माइनस 22b। ठीक है, तो इधर देखो यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 5 माइनस 22b अपॉन 15। ठीक है, लिखोगे a का यह मान समीकरण, ये जो समीकरण है ये 3 में रखने पर, भाई 6 नंबर का प्रश्न है ये। इतना आसान सवाल भी नहीं है, काफ़ी लेंथी सवाल है ये, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी सवाल है बच्चों। तो आप ध्यान से देखेंगे, a का मान हम 3 में रखेंगे, तो देखो हो जाएगा ये 35। a का मान रख दो, a की जगह हम रखेंगे ये 5 माइनस 22b अपॉन 15 प्लस 55b बराबर 12। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 7 35, 7 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 7 पंजे 35 माइनस 7 दूनी 14 का 4
हासिल लगाए 14 और 1 15 बी बटे 3 प्लस 55 बी बराबर 12। एलसीएम ले लो। 35 माइनस 154 बी प्लस 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1 और ये 16। इतने बी 165 बी बराबर 12 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 12 3 36। ठीक है, इसका एलसीएम लेके जो 3 एलसीएम नीचे आया था उस 3 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी 12 में, तो 36 हो गए। अब देखो ये 165 है, प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है। 165 में से 154 गए तो बच्चों 11 बचा। 35 माइनस 11 बी बराबर 36। तो यहाँ पे 35 को उधर ले जाओ, या 11 बी को उधर ले आओ, 36 को इधर ले आओ। ठीक है, नहीं प्लस के बचेंगे 11 ये, क्योंकि 165 प्लस है तो प्लस के बचेंगे। तो 11 बी बराबर 36 माइनस 35, 11 बी बराबर 1, तो बी बराबर 1/11। ठीक है, बी का मान ये आ गया हमारे पास। अब बी का मान समीकरण 4 में रख दो। बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में जब रखोगे बच्चों तो देखो 15a प्लस 22b, तो b की जगह रख दोगे 1/11 बराबर कितना है 5। 11 से कट जाएगा 2 बार, इस 2 को इधर ले जाओगे तो 15a बराबर 5 माइनस 2। ठीक है, ये इतना नोट करिए आप। यहां से करते हैं फिर, इसको मैं मिटा देता हूं। ये इक्वेशन में मिटा रहा हूं बच्चों भी। देखो 15a यहाँ पे लिख रहा हूं बराबर 3, 5 में हो गया 3, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3/15, 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो a बराबर 1/5। हमारे पास b का मान आ गया बच्चों, हमारे पास a का मान आ गया। अब a जो है वो क्या है 1/x माइनस वाई। ठीक है, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी, फिर से देखिए। a बराबर है 1/x माइनस वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको भी मैं मिटा रहा हूं, आप ध्यान देखो। ये बराबर है ये, और बराबर a का मान रख दो आप 1/5। तो इसको व्युत्क्रम जब करोगे तो यहाँ से बच्चों x माइनस वाई बराबर 5 आ गया समीकरण नंबर। इसको मानोगे आप, कितने हो गए थे हमारे पास समीकरण 4 हो गए थे, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार b बराबर क्या था 1/x प्लस वाई, तो b का मान हमारे पास ये आ गया b बराबर 1/x प्लस वाई, और हमारे पास मान है 1/11। तो यहाँ से इसको उल्टा करोगे तो x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण नंबर 6। और समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ देंगे हम, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11, इससे ही कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा
2x बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास, ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से x का मान आ गया 8 और ये था किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों नाव की चाल आ गई, ये हमने x किसकी चाल मानी थी, नाव की चाल। तो यहाँ लिखो नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास नाव की चाल आ गई। अब x का मान समीकरण इसमें रख दो, 5 में रख दो। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, देखो समीकरण 5 क्या है। समीकरण नंबर 5 ये है बच्चों, x माइनस वाई बराबर 5। x की जगह रखोगे यहाँ पे 8 माइनस वाई बराबर 5। बाई को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो बाई बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, तो बाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या थी, धारा की चाल। तो यहाँ पे धारा की चाल हमारे पास क्या आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये सवाल बच्चों अब कंप्लीट हुआ है। काफ़ी लंबा सवाल है ये, लेकिन अगर आपको इक्वेशन सोल्व करने आते हैं, विधि आपको अच्छे से आती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो इस सवाल को नोट करिए आप। जो प्रश्न नंबर 26 है उसका जो अथवा वाला भाग है उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, मान लेंगे हम, माना मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, अब हमसे 3 वर्ष पहले की बात करी गई है बच्चों, तो 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु क्या होगी, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, 3 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 3 वर्ष। ठीक है भाई, वर्तमान आयु का मतलब है जो प्रेजेंट, एट प्रेजेंट उसकी आयु है। जैसे मान लो, सपोज करो मैं हूं, मेरी आयु इस समय 30 वर्ष है ना। तो अब मैं कहूँ कि भाई 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या होगी, तो 30 में से 3 घटा दो, कितने बचे, 27। तो इसी प्रकार उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 वर्ष पहले की हमसे निकलवाई है, तो हमने x में से 3 घटा दिया। ठीक है बच्चों, तो इस आयु का व्युत्क्रम कर लो अब। तो यहां लिखो आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, 1/x माइनस 3, इतने वर्ष। ठीक है, अब इसी प्रकार इसने कहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो यहां लिखोगे 5 वर्ष पश्चात मोहन की आयु, भाई 5 वर्ष पश्चात का मतलब जो आयु इस समय है एट प्रेजेंट, उसमें 5 वर्ष जोड़ दो। तो प्रेजेंट आयु क्या है x, इसमें 5 जोड़ोगे तो x + 5 वर्ष। ठीक है, इस आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चों 1/x + 5 वर्ष। तो कह रहा है ये जो दोनों आयु हैं, 3 वर्ष पहली आयु इसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु उसका व्युत्क्रम का योग।
हमसे कह रहा है कि 1/3 है, तो यहाँ लिखोगे आयुओं के व्युत्क्रम का योग, इसने हमको दिया है 1/3, तो ये जोड़ दो भाई, 1/x-3 प्लस 1 बराबर 1/3। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे सीधा सीधा भाई, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो बच्चों एलसीएम आएगा x-3 और x प्लस 5। x-3 से ये x-3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 5। इसी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x-3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x-3। ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, x और x जुड़ के हो जाएगा 2x, 2x-3, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2x माइनस प्लस 2। ठीक है, ये 5 प्लस का है, इसमें से 3 निकलेंगे तो 2 बचेगा, और नीचे x-3 और x प्लस 5 बराबर 1/3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो पहले इनकी। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर, ये होएगा x-3 x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x, 3 की x से मल्टीप्लाई माइनस 3x प्लस 5 की x से मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे x² माइनस नहीं प्लस आएगा, 5 में से 3 गया 2x माइनस 15, यहाँ पे 6x प्लस 6। अब इन सबको एक तरफ ले जाओ, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो ये आ जाएगा 6x, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसमें से घटाओगे तो बच्चों ये बचेगा x² माइनस 4x, 6 में से 2 निकल गए 4, 15 माइनस का हो जाएगा 21 बराबर 0। अब देखो द्विघात इक्वेशन है, इसको आप फैक्टर करेंगे तो चाहे श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दीजिए जिसको द्विघाती फॉर्मूला बोलते हैं, या आप डायरेक्ट गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट गुणनखंड विधि लगा देते हैं। देखो 7 या 21, 21 आना चाहिए गुणा करके, यहाँ पे 4 ही आना चाहिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7 में से 3 गया 4, x माइनस 21 बराबर 0, x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 7 21, तो 7 बचेगा बराबर 0। ये जो हमारे फैक्टर हैं x माइनस 7 और x माइनस 7, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ बच रही है वो समान बचनी चाहिए बच्चों। अगर एक ही जैसी चीज़ है तो हमारे फैक्टर सही है, नहीं तो कहीं पे कहीं गड़बड़ हुई है। अब x माइनस 7 दोनों से कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब ये हमने इस द्विघात इक्वेशन के फैक्टर कर दिए, ये इनको बारी बारी से 0 के बराबर कंपैरिजन करोगे तो देखो x माइनस 7 बराबर 0, तब x बराबर आ जाएगा 7, और इधर x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3। अब आप देख पा रहे हैं कि x के हमारे पास 2 मान आ गए, क्योंकि द्विघात इक्वेशन था तो उसके 2 मान आएंगे पक्का, x बराबर 7 और x बराबर माइनस 3। अब ये x क्या है बच्चों, ये यहाँ पे आपने देखा होगा ये आयु है,
तो किसी भी व्यक्ति की आयु आप इमेजिन करिए क्या माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये जो मान है हमारा, ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, ये हो गया गलत। तो ये हमारा आ जाएगा 7 वर्ष। तो यहाँ लिखोगे मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हम सोल्व करेंगे। तो आप इसका नोट करें। अब बच्चों, इसका जो प्रश्न नंबर 27 है उसको देखिए। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक का मतलब कि जो दो कोण होंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के समझाता हूँ। ये एक वृत्त है, इस वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं बच्चों। ठीक है, ये बाह्य बिंदु है, इससे हमने स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ये वृत्त का केंद्र है। तो ये कह रहा कि बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का ये जो कोण है, और स्पर्श बिंदु जहां पे ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को टच करती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले, ये स्पर्श बिंदु मिलाने वाला रेखाखंड है ये O है, मान लो ये P है, ये A, ये B। तो AB जो रेखाखंड है, ये जो कोण बनाएगा केंद्र पे, ये वाला कोण, और ये कोण संपूरक है। संपूरक का मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है हमें इसमें देखो। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, हमसे कह रहा है, एक बार सवाल दोबारा से पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इस रेखाखंड द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, ये कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? 180 डिग्री के। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन इधर से करवाता हूँ मैं, यहाँ से। हमें पहली बात तो ये पता है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये प्रमेय है ना। तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। अतः ये भाई एक प्रमेय है, ये आपको याद रखनी है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमेशा वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हमें ये पता लग गया बच्चों, कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री, ये हमें पता लग गया। अब हम देखेंगे पुनः OAPB एक चतुर्भुज है। ठीक है भाई, इसमें 4 भुजाएं हो गई, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चतुर्भुज हुआ।
ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है तो इस वाले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री होगा। तो क्या होगा देखो, कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। ठीक है। ओ ए पी और ओ बी पी, ओ ए पी और ओ बी पी अभी हमने सिद्ध करा है कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। ये जुड़ेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। इन दोनों का मान निकाल लीजिए अब। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी 360 माइनस 180 है ना। तो इसको यहाँ पे देखिए, वैसा कर देता हूँ कोण, ये तो हमें प्रूफ करना है ये चीज़, तो ये हो जाएगा कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी 360 में से 180 निकलेगा तो क्या बचेगा बच्चों? 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे अतः दोनों कोण संपूरक हैं। ठीक है। और नीचे इति सिद्धम। हो गया भाई हमारा सवाल। तो इस प्रकार हम ये प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही हल्का सवाल है बच्चों ये, मैक्सिमम टाइम ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूँगा, है ना, जिसमें ऐसे ही हम सवाल, इसके जो आगे के बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।